तीन टॉपिक हमारा डिस्कस हो चुका है चैप्टर 1 में। कौन सा टॉपिक हो गया? ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, रियल एंड नॉमिनल। ये हो गया चैप्टर 1 में, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। फिर हम लोग डिस्कस करने वाला है कौन सी? चैप्टर 2। ये जो तीन टॉपिक कौन सी चैप्टर 2 में आ गया? देखो चैप्टर 2 में आएगा तुम्हारा चैप्टर 2 में क्या क्या आएगा? सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप, ये आएगा चैप्टर 2 में। फिर फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम आ जाएगी चैप्टर 2 में। फिर क्या आ जाएगा? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो तीन चैप्टर है ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 2 कौन सी? सिटीजनशिप, रेसिडेंशिप, फैक्ट्री इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड क्या पढ़ेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना, इसको समझेंगे फिर जाकर हमारा नेशनल इनकम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इतना प्रैक्टिकल पार्ट है नहीं, ये ओनली हमारा क्या है इसका थ्योरी वाला पार्ट है। कौन सी पार्ट है? ओनली थ्योरी वाला पार्ट है, वो समझेगा हम चैप्टर 2 में। इसकी डिफरेंस भी बता दूंगा, चलो व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, फिर यहाँ पे इतना दिखा के फिर कंफ्यूजन नहीं हो, मैं फिर बीच में आता रहूंगा। ठीक है, तो कहाँ चलेगा? हम इसका व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। चलो फिर व्हाइट बोर्ड पे तीन चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 2 के नाम से। कौन सा याद हो गया? सिटीजनशिप, रेसिडेंशिप ये हो गया, फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम हो गया, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। चलो व्हाइट बोर्ड पे चलो, ठीक है। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप पे आ गए हम। देखो सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। देखो इतना, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गया शॉर्ट टर्म तुमको याद रखने के लिए, बट हमको डिटेल्स में जाननी पड़ेगी कि यहाँ पे सिटीजनशिप क्या है। इसके लिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, अब सुनना इस पे लीगल कॉन्सेप्ट है तो क्या है। तो यहाँ पे लिखो, पहले समझ में आ गया, इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल मतलब बाय लॉ, लीगल कॉन्सेप्ट बाय लॉ। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे पहले, यानी ये जो बाय लॉ है ये एक बर्थ प्लेस को ये डिनोट करती है। कौन सी प्लेस को? बर्थ प्लेस को। एक पर्सन अगर बाय बर्थ किसी कंट्री में वो बर्थ लिया, उस बर्न हुआ, पैदा हुआ, तो वहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ये सिटीजन बन जाएगा। ऐसे नहीं कि वहाँ की मेडिकल में जाके पैदा हो गया तो वहाँ पे सिटीजनशिप बन गया, है ना, ऐसे काम नहीं करनी। यानी उसकी जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो एंसेस्टर हैं वहाँ पे रहते होंगे, तो वहाँ पे ये क्या बन जाएंगे? ये सिटीजनशिप बन जाएगा। बर्थ वहीं पे होगा, यानी पेरेंट्स की वहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे क्या हुआ तो समझ में आ गया, ये बाय बर्थ है, लीगल कॉन्सेप्ट है। और जो बर्थ वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ वो क्या करेगा? कोई आउटसाइड सिटीजन है कि बाहर कंट्री की है, तो उस कंट्री की सिटीजन के लिए वो अप्लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे बांग्लादेशी है या कोई यहाँ पे श्रीलंकन है, वो इंडिया के सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो ठीक है, तो इंडिया की जो लॉ है उसको फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो करने का क्या मतलब है? दो कंडीशन यहाँ पे आती है। तो पहले मैंने बताया क्या, पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में यहाँ पे पैदा हो गया, और सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी? द पर्सन आउटसाइड इंडिया अप्लाई फॉर सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। इंडिया की जो लॉ है, मैं भी लॉ के बारे में बताऊंगा नहीं, वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे टॉपिक में है नहीं कि कौन सी लॉ है इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए, वो किसी अलग सी करंट अफेयर्स में बता दूंगा यहाँ पे। बट इतना देखो, पर्सन अगर इंडिया में यहाँ पे उसकी एंसेस्टर हैं, यहाँ पे उसकी पेरेंट्स हैं, तो वो अगर इंडियन है तो वो इंडियन बन जाएगा यहाँ पे पैदा हुआ तो। और बाहर की कोई सिटीजन है, वो यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा लीगल कॉन्सेप्ट। अब आगे आ जाओ, हम बात करते हैं रेसिडेंशिप की। तो देखो रेसिडेंशिप क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले सुन लो। रेसिडेंशिप की डेफिनेशन क्या हो गया? एन इंडिविजुअल, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose economic interest also lies in the country.
इसका क्या मतलब है, एक इंसान और एक इंस्टीट्यूशन अगर एक कंट्री में रह रहा होगा, रिसाइड्स इन एन कंट्री एंड उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसके ऊपर ध्यान देना, इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। मैं भी समझाऊंगा, यानी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कहाँ पे, इंडिया में, और मेरा इकोनॉमी इंटरेस्ट भी इंडिया में हो रहा है, तो मैं इंडिया की क्या हूँ, रेसिडेंट हूँ। कैसे बताऊंगा अभी, इकोनॉमी इंटरेस्ट नीचे समझ में आ जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई रेसिडेंट कौन है, कंट्री में रह रहा होगा एंड इसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में लाइज कर रहा होगा। अब समझ लो इकोनॉमी इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कॉपी में, कैसे भी कर लो। मैं जा रहा हूँ अभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नीचे, ये पहला डेफिनेशन हो गई। अब आ जाओ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नीचे, क्या होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये क्या है, देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी नंबर 1 तो रह रहा होगा, रेसिडेंट होगा, यहाँ पे रिसाइड कर रहा होगा, रिसाइड कर रहा होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक कौन सी अर्निंग, फिर स्पेंडिंग, फिर यहाँ पे एंड लिखा एक्यूमुलेशंस, एक्यूमुलेशंस यानी एक्यूमुलेशन अर्निंग सेविंग जो भी है, यानी उसका एक्सपेक्टेड अर्निंग वगैरह जो भी सब है वो इसी कंट्री में रह रहा होगा, इसकी अर्निंग यहीं पे, स्पेंडिंग यहीं पे, सेविंग एक्यूमुलेशन एंड जो एक्रूड इनकम सब कुछ कहाँ पे होगा, इसी कंट्री में हो रहा होगा। तो इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे, नहीं सिर्फ एक इंसान की सारा फाइनेंशियल जो लाइफ है वो भी उसी कंट्री से डिनोट करता होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, रेसिडेंटशिप, इकोनॉमी। समझ में आ गया। तो एक कंट्री में रह रहा होगा एंड इसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रेसिडेंटशिप बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, रेसिडेंट। ठीक है, तो रेसिडेंट और सिटीजन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक चीज़, यहाँ पे कौन सी इंडिया में रेसिडेंट है बट हम उसको इंडिया में रहते हैं, तो वो उनको नहीं कहेंगे कि इंडिया की रेसिडेंट है कि नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा बुक में थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर रखा है, उसको समझा देता हूँ। देखो क्या है लिखा है यहाँ पे, इंडिया में रहते हैं, मैंने क्या बोला, इंडिया में रहते हैं बट दे आर नॉट द सिटीजन, दे आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे कौन सी नंबर 1 देखो, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट। देखो फॉरेन टूरिस्ट एंड जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे इंडिया में घूमने के लिए आए हैं, तो कुछ दिन ही घूमेंगे, यानी यहाँ पे कुछ खर्चा करेंगे, फिर हमको फ़ायदा होगा और वो चले जाएंगे अपनी कंट्री में। तो वो हमारे ना इनकी अर्निंग कौन सी, एक्यूमुलेशन कौन सी, इंडिया में थोड़ी ना वो इंडिया में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में है कुछ देर के लिए चले जाएंगे, यानी इनकी अर्निंग या स्पेंडिंग भले ही थोड़ा बहुत करते होंगे बट उनकी अर्निंग और एक्यूमुलेशन नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, तो दे आर नॉट सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया। नंबर 2 देखो, फॉरेन स्टाफ्स एंड एम्बेसीज, जो एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारे कंट्री जिस कंट्री के साथ हमारा बायलैटरल इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा होगा, ये रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो उस कंट्री की एम्बेसी इंडिया में पक्का मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, इवन पाकिस्तान की भी हमारे पास। तो ये हर किसी कंट्री की जो एम्बेसी है वो जहाँ पे इंडिया की रिलेशनशिप है, जहाँ के जिसके साथ इंडिया ट्रेड करती है, हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, तो वाट एवर जो भी, तो सारे जो रिलेशनशिप है वो भी इंडिया में यहाँ पे उनकी एम्बेसीज होगा, तो वो डिप्लोमेट्स होंगे, फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट होगा, मिलिट्री फोर्स भी उनका यहाँ पे में भी रहता होगा, तो वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम्बेसी, एम्बेसीज, उसके बाद डिप्लोमेट्स, उसके बाद मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, ये सब ये हमारे कंट्री में भले ही रहते होंगे बट वो हमारे रेसिडेंट्स ना है ना सिटीजन है, वो किसके आएंगे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं इनिशियली। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, कि मैंने बताया था एक बार, याद होगा तुम लोग को, यूएनओ। यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉय जो इंसान, एम्प्लॉय जो यहाँ पे काम करता है, ये इंसान, ये जो काम करता है यहाँ पे, ये कहाँ का होगा, ये जिस कंट्री की इनिशियली बिलोंग, फॉर एग्जांपल इंडिया की यूएनओ ऑफिस में, इंडिया में एक यूएनओ की ऑफिस है, वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन काम करता है, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का होगा ये, ऑस्ट्रेलिया का होगा, याद रखना। एक यहाँ पे इंडियन काम कर रहा था, वो इंडिया का होगा, एक यहाँ पे अमेरिकन काम कर रहा था, वो अमेरिका का होगा, याद रखना। ठीक है, यानी ये जो मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहाँ होंगे, जहाँ पे वो इनिशियली बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखना। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ का होगा, ये इंडिया का कहाँ, याद रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का, जहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है, जहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का होगा, जहाँ पे उसकी हेडक्वार्टर है,
और यहाँ पे जो मेंबर काम कर रहे हैं वो कहाँ के होंगे, जहाँ पे वो जिस कंट्री की वो रेसिडेंट है या सिटीजन है वो उसी कंट्री के होंगे, भले ही वो इंडिया में एस्टेब्लिश हो, बट यहाँ पे का होगा नहीं, याद रखना इसको। मेंबर्स अपनी अपनी कंट्री की, और जो क्या नाम है इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो जहाँ पे उसकी हेडक्वार्टर है वहाँ का होगा, ठीक है। नंबर 4 में यहाँ पे आते हैं क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स, क्रू यानी चाहे वो तुम्हारा शिप हो चाहे तुम्हारा एयरक्राफ्ट हो, वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स काम करते हैं वो कहाँ के होंगे, वो कहाँ के होंगे, जहाँ पे वो इनिशियल रेसिडेंट है वो वहीं के होंगे। वो भले ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, फ्लाइट है मान लें ये इंडिया ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के बीच में फ़्लाइट उड़ रही है, ये फ्लाइट उड़ रही है यहाँ के बीच में, यहाँ पे जो क्रू मेंबर्स हैं वो एक मान ले जापान का है वो, तो जापान का होगा, ठीक है, याद रखना। क्रू मेंबर्स वो जो फ्लाइट ऑपरेट होता है मान ले जापान से, जापान की फ़्लाइट यहाँ पे ऑपरेट करती है, तो जापान का होगा, इंडिया का नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स कौन है ये बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स ये कहाँ के होंगे, ये कौन होते हैं पहले समझ लो। फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, ये कंट्री है, बीच में एक बॉर्डर है, ठीक है, एक इंसान की ऑफिस यहाँ पे और यहाँ पे इसकी घर है, रेसिडेंट है, वो डेली काम करने के लिए बॉर्डर को क्रॉस करता होगा, आता होगा ऑफिस, फिर वापस भी जाता होगा, फिर आता होगा, फिर वापस भी जाता होगा, तो ये डेली बॉर्डर क्रॉस करता है, तो ये कहाँ का है, याद रखना, जहाँ पे इसकी रेसिडेंट है, जहाँ पे इसकी घर है, ये वहीं का होगा, ना जाके इसकी ऑफिस वहीं का ये नहीं होगा, कहाँ का होगा, जहाँ पे इसकी रेसिडेंस है, याद रखना। बॉर्डर वर्कर कौन कौन हो गया, ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, रेसिडेंसी पे हो गया। इसकी डेफिनेशन तुमको लिख, डेफिनेशन डिफरेंस यहाँ पे लिखवा देता हूँ। डिफरेंस तो ये हो गया, इसकी डिफरेंस नहीं है, इसकी डिफरेंस नहीं आएगी, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, PDF में डाल दूंगा नोट। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, उसकी डिफरेंस है वो पढ़ेंगे वहाँ पे। फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, आगे फैक्ट्री इनकम, इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग, इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। तुमने काम करा, वहाँ पे जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड की, प्रोवाइड करने के बदले जो इनकम मिला उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री इनकम। बिना मेहनत के जो इनकम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। हमने काम नहीं करा बट हमको क्या मिल गई, पैसा मिल गई। पापा से पॉकेट मनी लेते हो, ये तुम्हारा ट्रांसफर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन होता है कि यहाँ पे उसके कोई है नहीं, ओल्ड एज हो गया, पेंशन का सरकारी बता यहाँ पे मिलता है, उनको सरकारी अलाउंस मिलता है, तो वो हो गया। स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है, या तो क्लेम करते हो यहाँ पे कि हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे पापा की इनकम इतनी कम है तो स्कॉलरशिप वापस कर दो हमारे स्कॉलरशिप, तो वो भी तुम्हारा फ्री का इनकम है। तो कोई भी यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तुम काम करके पैसा कमाओ, फैक्ट्री इनकम, तुम सर्विस प्रोवाइड करो, फैक्ट्री इनकम, कुछ मत करो, बदले में जो पैसे, ये क्या है कि इसके बोला यहाँ पे एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। कौन सी कॉन्सेप्ट है ये, बस पैसा बदले में तुमको कुछ नहीं करना है। फैक्ट्री इनकम ऑलरेडी हम डिवाइड कर चुके हैं, कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इनको क्या मिलता है, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, और कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी, इसको क्या मिलेगी, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगी। तो ये होता तुम्हारा फैक्ट्री इनकम। इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया था, बदले में इनको इनकम मिला, इसलिए हमने क्या बोल दिया, फैक्ट्री इनकम, ठीक है रे। ट्रांसफर इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल बोल दिया, आगे समझ में, स्कॉलर, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ये ऐसे मिलता है गवर्नमेंट से, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसफर इनकम। अब इसकी डिफरेंस लिखवा देता हूँ, देखो लिखो इसकी डिफरेंस लिखो, फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम में, फैक्टर और ट्रांसफर, TFR शॉर्ट फॉर्म मार रहा हूँ, देख लेना। पहले मीनिंग आ गई, मीनिंग में यहाँ पे इनकी डेफिनेशन डाल देना, मैं दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ। उसके बाद लिखो नेचर, नेचर इसकी क्या आ जाएगी, देखो ये इंक्लूड होता है, जो फैक्ट्री इनकम है इंक्लूड इन बोथ नेशनल इनकम NI एंड डोमेस्टिक इनकम। बोथ इंक्लूड होता है नेशनल में एंड डोमेस्टिक इनकम में। कौन सा रे, तुम्हारा ये फैक्ट्री इनकम। ये डजंट इंक्लूड, ना ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ना ये डोमेस्टिक इनकम में होता है, किसी में नहीं होता। ये हो गया तुम्हारा नेचर। कॉन्सेप्ट, ये मैंने क्या बोला, ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, काम करोगे तभी मिलेगा, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और ये तुम्हारा क्या, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, फ्री में मिल रहा है, ओनली रिसिप्ट, देना कुछ नहीं बदले में, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ठीक है रे। ये तुम्हारा अर्निंग कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा क्या हो गया रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। लिख लो फटाफट से लिख लो इसको। नेचर हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, दो डिफरेंस और डाल देते हैं इसमें। क्या आएगा देखो, रिसिपेंट। रिसिपेंट कौन कौन इसको रिसीव करता है? रिसिपेंट लिखो, रिसीव बाय कौन? अभी कितने बार पढ़ लिया उसको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब देखो ये इन्होंने इसे रिसिपेंट है। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे रिसिपेंट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, कोई हाउस होल्ड ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप हाउस होल्ड करता है और गवर्नमेंट को मिलता है दूसरी गवर्नमेंट से, ये रिसिपेंट। रिसिपेंट मतलब किसको मिलता है? ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और यहाँ पे क्या हो गया हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। एग्जाम्पल मेरे से तुमको पता हो गया होगी भी। एग्जाम्पल इसका क्या है? रेंट, वेजेस, आगे बोलते रहना अभी, यहाँ पे आपको पता हो गया। यहाँ पे मैंने बोला अभी क्या, स्कॉलरशिप, फिर क्या हो गया ओल्ड एज पेंशन, फिर पॉकेट मनी, ऑन एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है रे, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, टाइम हो रहा है। फैक्ट्री इनकम हो गई, ट्रांसफर इनकम हो गई, फिर आगे चलो लास्ट में पढ़ेंगे हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। कीवर्ड में लिख रखा है यहाँ पे ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि क्या है इसके कीवर्ड। फाइनल गुड्स, पहले गुड्स यूज फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, जो गुड्स को हम डायरेक्ट यानी जो गुड्स बिल्कुल कंज्यूमर के पास आता है, जो कंज्यूमर फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। कंजप्शन के लिए यूज होगा यानी कंज्यूमर यूज करेगा उसको कंजप्शन के लिए, या कोई फार्म यूज करेगा, यहाँ साइड में तो फार्म, इसको फार्म यूज करेगा किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको करेगा कंज्यूमर यूज करेगा किसके लिए? कंजप्शन के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। यानी कोई भी गुड्स में अगर कोई प्रॉफिट ऐड करना नहीं रह गया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल तुम अपने घर में कोई सामान लेके आते हो खाने के लिए, तुम उसमें कोई थोड़ा ना प्रॉफिट ऐड करके किसको बेचोगे? नहीं बेचोगे। कभी कभार ऐसा होगा कि प्रॉफिट, ठीक है बात समझ में आ गया? आ गया फाइनल गुड्स यानी यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, नो वैल्यू इज टू बी एडेड, यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करना नहीं रह गया तो उसको हमने क्या बोल दिया भाई? फाइनल गुड्स है। क्या ये फाइनल गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज फॉर रीसेल एंड फर्दर प्रोडक्शन, जो गुड्स कोई फार्म खरीदता हो यानी उसको दोबारा सेल करने के लिए या फर्दर कुछ और प्रोडक्शन के लिए, तो यानी यहाँ पे देखो वैल्यू इज टू बी एडेड, यहाँ पे वैल्यू ऐड करना रहेगा यानी किसी को बेचेगा या फर्दर प्रोडक्शन करेगा। जाहिर सी बात है उसने कुछ सर्विस वहाँ पे लगाएगा, उस सर्विसेज का क्या लेगा? वो पेमेंट लेगा। तो जो बोलते तुम प्रॉफिट बोल दो या कुछ भी बोल दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मान ले कि हमने फ्लोर खरीदा, गेहूँ की जो पिसा हुआ गेहूँ खरीदा, एक हाउस होल्ड यहाँ पे खरीदा, तो क्या करेगा? वो बना के अपनी रोटी खाएगा खुद, है ना। तो यहाँ पे हाउस होल्ड खरीदा तो उसके लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। अब मान ले सेम जो फ्लोर है ये एक फार्म ले रहा है, कौन सी फार्म? एक बेकरी फार्म होगा वो ले रहा है, नहीं तो कोई होटल वाला ले रहा है उसमें। तो ये फर्दर आपने क्या करेगा? ये जो यहाँ पे रोटी बनाया उसने, यहाँ पे जो रोटी बनाया वो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम, यहाँ पे जो रोटी बनाया उसने, तो वो किस लिए? खुद खाने के लिए थोड़ा ना बनाया, वो अपनी कस्टमर को बेचेगा। तो यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा मान लो, तो यहाँ पे 20 रुपये उसने ऐड करा कस्टमर के लिए, तो इसको 120 में बेचा। तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू वो ऐड करा, तो इसको इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया? ये फार्म के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, और ये हमारे लिए क्या होगा? फाइनल गुड्स। हम तो खाएंगे भाई, हम तो किसी को बेचेंगे नहीं, वैल्यू ऐड तो हम करेंगे नहीं किसी को, है ना। तो ये बात है। तो वैल्यू ऐड करनी है तो इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, वैल्यू ऐड नहीं करनी है तो किस में आ जाएगा? वो फाइनल गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस भी लिखा देता हूँ, कीवर्ड ये पक्का याद रखना। लिखो डिफरेंस, लिख लो। पहला आ गया भाई मीनिंग, डेफिनेशन डाल देंगे ऊपर वाली। चलो आगे लिखो यहाँ पे नेचर में क्या आ जाएगा? फाइनल गुड्स लिखो, बोथ इंक्लूड इन नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होता है। मैं यहाँ पे NI और DI कर रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल नहीं करना, तुम लोग खोल के लिखना नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ पे देखो
फिर लिखो यहाँ पे नेचर हो गया, इसमें लिखो ये किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा। कौन सा? इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल है, ये फाइनल गुड्स है, ये तुम्हारा कौन सी है? इंटरमीडिएट गुड्स है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, चलो आगे देखो। तो फाइनल गुड्स हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा? इंटरमीडिएट गुड्स। देखो तो आगे देखो, नेचर हो गया तुम्हारा बोथ इंक्लूड, ये डजंट इंक्लूड, ये किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा, डजंट इंक्लूड एनी, ना नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा ना डोमेस्टिक इनकम में, किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, याद रखो, नेचर हो गया। उसके बाद वैल्यू एडिशन, अभी बताया मैंने वैल्यू एडिशन। वैल्यू फाइनल गुड्स में नो वैल्यू एडेड, नो वैल्यू एडेड, यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं होगा, नो वैल्यू इज टू बी एडेड, यहाँ पे वैल्यू इज टू बी एडेड, यहाँ पे वैल्यू ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री, जाहिर सी बात है कि जो फाइनल गुड्स ऑलरेडी बाउंड्री अपनी क्रॉस कर चुका है, अपनी कंज्यूमर के पास पहुंच चुका है, ये लिखना क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे लिखना ये टू बी क्रॉस, ये टू बी क्रॉस, अभी करना बाकी है, नहीं करा अभी तक। ठीक है, नहीं करा अभी तक। अभी मैंने गेहूं की एग्जाम्पल दिया, वो डाल सकते हो, नहीं तो तुम्हारा बुक की एग्जाम्पल डाल सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री ही है ना, ये क्रॉस कर चुका है, ये क्रॉस नहीं कर चुका है। ठीक है,